हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज एक बार फिर आपके लिए 5 नए प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y नियामक क्या होगा। यहाँ पर विकल्प दिया हुआ है, हम इस पे बात नहीं करेंगे। इसके बारे में कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके सामने हम लिखते हैं, आप जब देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप खुद से इसका आंसर ढूंढ पाएंगे। क्या बोला है, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y नियामक क्या होगा। इसके लिए हम यहाँ पर एक्स अक्ष और y अक्ष बना लेते हैं। देखिए, ऐसा चित्र आप पहले भी देखे होंगे। यहाँ लिखते हैं x और यहाँ लिखते हैं x डैश, यहाँ लिखते हैं y और यहाँ लिखते हैं y डैश। ये जो बीच में कटान बिंदु देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, पहले भी आपको बताया गया है, इसको मूल बिंदु कहा जाता है। ठीक है, इसका नियामक क्या होता है, तो इसका नियामक 0 0 होता है। क्या बोला है, एक्स अक्ष पर स्थित, एक्स अक्ष किसको बोलते हैं, तो इस लाइन को एक्स अक्ष कहते हैं। ठीक है, अगर कोई मान, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है 3, -4, ठीक है, तो इस पहले वाले भाग को, यह 3 जो है प्लस में लिखा हुआ है, इसका मतलब कि मूल बिंदु से आगे गिनेंगे, और अगर यह माइनस में लिखा होता तो यहाँ से हम पीछे गिनते। ठीक है, ये जो -4 आप देख रहे हैं, इसको मूल बिंदु से नीचे गिनेंगे, और अगर ये प्लस होता तो इसको मूल बिंदु से हम ऊपर गिन लेते। ठीक है, फिलहाल में क्या पूछा, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y नियामक, यानी ये जो लाइन देख रहे हैं एक्स अक्ष, इस अक्ष पर y नियामक क्या होगा। तो इस लाइन पर देखिए, यहां से लेके यहां तक y कहीं भी नहीं मिल रहा है, और यहां से लेके यहां तक भी y नहीं मिल रहा है, एक बिंदु पर मिल रहा है, और जहां मिल रहा है उसका नियामक यहाँ क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो यही 0 आपका आंसर हो जाएगा। 1 दिया है गलत हो जाएगा, -1 गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 0 दे रखा है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, चौथा गलत हो जाएगा। ठीक है, पहले नंबर प्रश्न से संबंधित कुछ बातें और यहाँ लिखते हैं। अगर इससे संबंधित कुछ दूसरा प्रश्न देता है तो जो बात यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी के आधार पर आप आंसर खोज पाएंगे। फिलहाल में एक शख्स पर y नियामक 0 होता है जो क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन इसी तरह का कभी क्वेश्चन देगा y अक्ष पर x नियामक कितना होगा, तो उसका भी मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, यानी x अक्ष पर y नियामक 0 होगा, y अक्ष पर x नियामक भी 0 होता है। तो जब कभी दोनों में से कोई दे, इस दशा में दोनों स्थिति में आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर में क्या बोला है, यहाँ बोल रहा है कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के कोटि का मान क्या होगा। विकल्प क्या दे रखा है, इसको छोड़ दीजिए, इसके बारे में कुछ बातें हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे रखा है 6,4, इसके बराबर दे के हम लिखते हैं x, y। अब देखिए, जो आप ये x देख रहे हैं, इस x को बोलते हैं भुज, और जो आप y देख रहे हैं, इसको बोलते हैं कोटि। अब इस दोनों को इस मान से मैच करा लीजिए। जब मैच कराइएगा तो आप पाएंगे कि भुज जो है 6 से मैच कर रहा है, और कोटि जो है 4 से मैच कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि भुज का मान 6 है और कोटि का मान 4 है। अब देखिए पूछा क्या है, पूछा ये है कि बिंदु 6,4 के कोटि का मान क्या होगा। तो यह कोटि कहाँ जा रहा है, 4 के पास जा रहा है, इसलिए 4 ही इसका सही उत्तर होगा। पहला विकल्प 6 लिखा है, गलत हो जाएगा। दूसरा 10 है, गलत हो जाएगा। तीसरा -4 है, यह भी गलत हो जाएगा। चौथा देखिए 4 मैच कर रहा है, इसका मतलब कि यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न दे, या तो भुज का मान पूछ लेगा या तो कोटि का मान पूछ लेगा, दोनों स्थिति में दोनों बातें यहाँ लिखा हुआ है, इससे आसानी से पहचान सकते हैं कि आखिर भुज या कोटि का मान क्या होगा। तीसरा नंबर प्रश्न क्या बोला है,
एपी 3 कमा 3 प्लस रूट 2 कमा 3 प्लस 2 रूट 2 कमा 3 प्लस 3 रूट 2 का सार्वअंतर क्या होगा, विकल्प में कुछ कुछ दे रखा है, ठीक है, उससे हमको मतलब नहीं है। आगे देखते हैं क्या बोला है, सार्वअंतर क्या होगा, तो सार्वअंतर को d से सूचित किया जाता है और d बराबर होता है a2 माइनस a1। अब देख लेते हैं, ये जो मान देख रहे हैं यह a2 का मान है और ये a1 का मान है। देखिए a2 का मान क्या दिया है, 3 प्लस रूट 2, इसी को यहाँ पर लिख लेंगे 3 प्लस रूट 2 माइनस, और यहाँ a1 देख रहे हैं, a1 का मान 3 दे रखा है, यहाँ पर 3 लिख लेंगे। अब करेंगे क्या, 3 और 3 को काट लेंगे, बचेगा क्या, रूट 2 बचेगा, यही इसका उत्तर होगा। अब इसको देखते हैं कहीं विकल्प में दिया है कि नहीं दिया है। पहला विकल्प है माइनस रूट 2, गलत हो जाएगा। देखिए दूसरा यहाँ मैच कर रहा है, इसका मतलब कि दूसरा सही होगा, तीसरा गलत होगा और चौथा गलत हो जाएगा। चौथा नंबर क्या बोला है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा, यहाँ विकल्प कुछ दे रखा है। तो सबसे पहले जान लेते हैं आखिर इसका मतलब क्या होता है। इस अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इस अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं अभाज्य संख्या बराबर रूढ़ संख्या, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज है, कभी इसको दे देगा तो इसको छोड़ देगा, कभी इसको दे देगा तो इसको छोड़ देगा। आप जब ये जान गए कि दोनों का मान एक ही होता है तो आसानी से उत्तर को ढूंढ पाएंगे। फिलहाल में अभाज्य संख्या का डिफिनीशन क्या कहता है, वैसी संख्याएं जिनका केवल 2 गुणनखंड होता है उसे रूढ़ या अभाज्य संख्या कहते हैं। या इसको दूसरे तरीके से अगर बोलना चाहें तो कह सकते हैं कि वैसी संख्याएं जो 1 से और स्वयं से कटे उसे रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य आपको पहले ही बता चुके हैं। माध्य का सूत्र क्या होता है, माध्य को इस सांकेतिक मान से सूचित किया जाता है जिसका सूत्र होता है सिग्मा x बाटा n। अब सिग्मा x में क्या लिखेंगे, तो पहली क्या बोला है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं जो होती हैं उसको लिख लेंगे 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11, ठीक है। ये टोटल कितनी संख्याएं हैं, तो 5 संख्याएं, यहाँ पर 5 लिख लेते हैं। जोड़ के देख लीजिए, 2 और 3 5 और 5 10, 7 17, 17 में 11 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 28 हो जाएगा। 28 बाटा 5। अब भाग ला के देख लीजिए, 28 में 5 से भाग लगाते हैं तो 50 25, 3 बचेगा, 3 के बाद पॉइंट के कारण 0 बैठाएंगे तो 5 6 का 30 हो जाएगा। कितना प्राप्त हुआ है, 5.6 प्राप्त हुआ है। यही कहीं ना कहीं विकल्प में दे दिया होगा। आइए देख लेते हैं कहाँ दिया हुआ है। पहला विकल्प दिया है 2.5, ये गलत हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर दे रहा है 5.6 और 5.6, इसका मतलब कि दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा और चौथा भी गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ भी दे, प्रथम 4 अभाज्य संख्या, प्रथम 6 अभाज्य संख्या या रूट संख्या की बात करें, इस तरीके से आसानी से मान निकाल लेना है। ये नहीं सोचना है कि यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर संख्या क्या रखें। अभाज्य संख्या के बारे में अगर जानते होंगे ये संख्या ऑटोमेटिकली आप आसानी से लिख पाएंगे, ठीक है। 5वां नंबर बोल रखा है द्विघात समीकरण √3x² प्लस 8x प्लस 4√3 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। यहाँ पर विकल्प दिया हुआ, इसको छोड़ दीजिए। आइए देखते हैं क्या बोला है, मूलों का गुणनफल। चलिए मूलों के गुणनफल को x मान लेते हैं, ठीक है। तो मूलों का गुणनफल यानी इसका सूत्र होता है c बाटा a। और पहले भी आपको बता चुके हैं कि जो ये आप C और A देख रहे हैं, चाहे B होता है, उसका मान कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो x² का जो गुणांक होता है यह A का मान होता है, x का गुणांक जो होता है यह B का मान होता है, और जो अचर पद होता है यह C का मान होता है, ठीक है। तो मूलों के गुणनफल को अगर हम x मान लेते हैं तो C का मान देखिए, C का मान क्या दिया है, 4√3 दिया है। यहाँ पर लिखेंगे 4√3 और a यहाँ दिया हुआ है तो a का मान क्या है, √3 है।
बटा के नीचे हम √3 लिखेंगे, √3 काटेंगे 4 प्राप्त होगा। यही इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। आइए देख लेते हैं कहीं विकल्प में है कि नहीं है। पहला दिया है विकल्प में -8/√3, ये गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है 8/√3, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा -4, ये भी गलत हो जाएगा। चौथा नंबर में क्या दिया है, 4 दिया है, यही इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था आज के 5 नए प्रश्नों का हल। तो अब हम आपको बताते चले कि आज के इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हम शतक लगा चुके हैं, यानी 100 प्रश्नों का हल कर चुके हैं। ऐसे ही यह कारवां आपके परीक्षा तक चलता रहेगा, यानी कि अभी आपका परीक्षा लगभग 4 महीना बाकी है, यानी कि अभी आपको 400 से 500 क्वेश्चन हल सहित मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब आपसे मिलते हैं इसी तरह के 5 नए प्रश्न और उसके हल के साथ अगले वीडियो में।